हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाशिक यंत्रों की क्षमता। प्रकाशिक यंत्रों की जो विभेदन क्षमता होती है उसकी बात करेंगे। ये विभेदन क्षमता होती क्या है? जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, कैमरा यूज करते हैं, टेलीस्कोप यूज करते हैं या सूक्ष्मदर्शी यंत्र यूज करते हैं, तो सबकी अलग अलग विभेदन क्षमता होती है। ये विभेदन क्षमता क्या होती है हम लोग उसका डिटेल जानेंगे। जैसे आप हमें देख रहे हैं, ये जो है इस कैमरे की विभेदन क्षमता है जो इतने नजदीक से हमारा क्लियर तस्वीर लेता है। तो ऐसे अलग अलग कैमरों के साथ ऐसे अलग अलग जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनकी अलग अलग विभेदन क्षमता होती है। विभेदन क्षमता का मेन तात्पर्य है कि अगर बहुत सारे मीन्स अगर लोग हों, उसमें से किसी पार्टिकुलर लोग की अगर फोटो लेना हो या किसी व्यक्ति की पहचान करनी हो तो हम क्या करते हैं, उसको जूम करके हम उसी व्यक्ति को ध्यान से देखते हैं। या किसी वस्तु को ध्यान से देखना हो और उसके साथ बहुत सारा वस्तु है तो उस जिस पार्टिकुलर वस्तु को देखना होता है उसको जूम करके हम देखते हैं। इसी को बोलते हैं विभेदन क्षमता। क्या बोलते हैं? विभेदन क्षमता। तो चलिए आज बात करते हैं प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता और अलग अलग जो प्रकाशिक यंत्र है उसकी विभेदन क्षमता क्या होगी, उसका विभेदन सीमा क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी विभेदन सीमा और उसकी क्षमता क्या होगी, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता। प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता किसे कहते हैं? यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप जानते हैं। प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन, प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता। प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता किसी प्रकाशिक यंत्र की, किसी प्रकाशिक यंत्र की, किसी प्रकाशिक यंत्र की दो पास पास रखी वस्तुएं, दो पास पास रखी वस्तुएं, दो पास पास रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों को, वस्तुओं के प्रतिबिंबों को, प्रतिबिंबों को, पास पास रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता को, अलग अलग करने की, अलग अलग करने की क्षमता को, अलग अलग करने की क्षमता को उस यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। उस यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। उस यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी भी यंत्र का विभेदन क्षमता किसे कहते हैं? मान के चलिए कि दो वस्तुएं हैं जो बहुत ही पास पास हैं और हमें उसको ध्यान से देखना है, तो उस दोनों वस्तुओं की अलग अलग जब प्रतिबिंब हम देखते हैं तो अलग अलग प्रतिबिंब को देखने की जो क्षमता होती है
उसी को उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग अगर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को देखते हैं और वो भीड़ में होता है तो उसको क्या करते हैं, अपने कैमरे से जूम करके उसको देखते हैं, अपने जो टेलीस्कोप होता है उस टेलीस्कोप से जूम करके देखते हैं, या माइक्रोस्कोप है माइक्रोस्कोप से हम जूम करके देखते हैं। मीन्स कोई भी छोटी वस्तु है उसको देखना होता है तो माइक्रोस्कोप से जूम करके हम देख लेते हैं। इस जूम करने का तात्पर्य है कि उसमें बहुत सारे वस्तु हैं, उस सारे वस्तुओं में से अलग अलग करके जिसको देखना होता है अलग अलग प्रतिबिंबों को देखते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम उस यंत्र की हम क्षमता कह देते हैं, यानी कि प्रकाशिक यंत्र की क्षमता कह देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अलग अलग कैमरों का, अलग अलग प्रकाशिक यंत्रों का अलग अलग उसकी क्षमता होती है। जैसा क्वालिटी होता है मोबाइल का उसके अनुसार उसकी क्षमता होती है। जैसे आप जो हमें देख रहे हैं ये बहुत ही सिंपल मोबाइल का ये क्षमता है, फिर भी इतना क्लियर मीन्स इसका मीन्स जो साउंड है या फिर जो आप देख रहे हैं पिक्चर क्वालिटी बहुत ही सिंपल से जा रहा है। बट यही अगर क्वालिटी मोबाइल का अगर बहुत बढ़िया हो तो जो आप देख रहे हैं ये HD क्वालिटी का बन जाएगा और हम इसको ढंग से समझ लेते हैं। या फिर यदि सपोज दैट हम लोग बहुत भीड़ में हैं और उस भीड़ में से अगर किसी मित्र को अगर खोजना है तो हम क्या करते हैं, जूम कर करके हर व्यक्ति को ध्यान से देखते हैं, तब हमें पता चल जाता है। या उस भीड़ में से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर फोटो खींचना होता है तो हम उसको विभेद करके हम उसकी क्या करते हैं, फोटो खींच लेते हैं। तो यह जो कैमरा का जो क्षमता होता है उस भीड़ में से फोटो खींचने का, उस कैमरे का यह विभेदन क्षमता कह देते हैं। चलिए एक नोट बताते हैं, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नोट से कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, यदि कोण एक यानी कि 1 मिनट, क्या 1 मिनट, यदि कोण 1 अर्थात 1 मिनट का मतलब होता है 1/60 डिग्री, अर्थात 1/60 डिग्री। यदि कोण 1 मिनट अर्थात 1/60 डिग्री से छोटा है तो रेखाएं हमें अलग अलग दिखाई नहीं देगी। तो रेखाएं हमें अलग अलग दिखाई नहीं देगी। ध्यान से समझिएगा, विभेदन करने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, दो वस्तुओं के बीच कम से कम कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 1/60 डिग्री का होना चाहिए, तभी हम उस वस्तु में विभेदन कर सकते हैं, अदरवाइज विभेदन नहीं हो सकता है। तो यदि कोण 1 मिनट अर्थात 1/60 डिग्री से छोटा होता है तो रेखाएं हमें अलग अलग दिखाई नहीं देगी। इस कोण को आंख की विभेदन सीमा कहते हैं। इस कोण को आंख की विभेदन सीमा कहते हैं। आंख की विभेदन सीमा कहते हैं। जैसे हमारी आंख की एक अलग क्षमता होती है, जैसे हम लोग नॉर्मल जो होता है 25 सेंटीमीटर दूरी पर हम किसी वस्तु को साफ साफ देख लेते हैं। यदि हम कहें कि इतना आंख के बहुत नजदीक हो तो उस वस्तु को हम साफ साफ नहीं देख सकते हैं। या कोई वस्तु बहुत ही एकदम पास सटी हो
और उसको विभेद करना चाहेंगे तो उसे हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये विभेदन सीमा किसे कहते हैं, यानी कि वह दूरी जो कोई नॉर्मल आंख किसी वस्तु को साफ साफ देख ले, उसी को विभेदन सीमा कहते हैं। अर्थात यदि आंख से और वस्तु के बीच की जो दूरी होगा, यानी कि जो कोण होगा, अगर 1/60 डिग्री से अगर छोटा होगा तो वस्तु की रेखाएं जो होती हैं वो साफ साफ दिखाई नहीं देगी, और जब दिखाई नहीं देगा तो उस दूरी को, उसको ही हम क्या बोलते हैं, उस आंख की सीमा कह देते हैं। तो कहेंगे यदि कोण 1 मिनट अर्थात 1/60 डिग्री छोटा होता है तो रेखाएं हमें अलग अलग दिखाई नहीं देगी। इस कोण को आंख की विभेदन सीमा कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इसको हम डिटेल में समझाते हैं। विभेदन की सीमाएं, विभेदन की सीमाएं, विभेदन की सीमाएं जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? लिमिटेशंस ऑफ रिजोल्यूशन। विभेदन की सीमाएं, यानी कि जो विभेद करता है कोई भी प्रकाशिक यंत्र या हमारा जो आई, एक उसकी सीमाएं होती हैं। उस सीमाएं के अगर कम या ज्यादा होगा तो हम उस वस्तु को विभेद नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, आंख के नजदीक इसको रखते हैं तो साफ साफ ये पता नहीं चलेगा कि ये वास्तव में क्या है, लेकिन थोड़ा सा दूर से हम देखते हैं, यानी कि जो इसकी सीमा होती है एक निश्चित दूरी पर, ये साफ साफ दिखाई देती है। तो इस दूरी को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा या आंख की विभेदन सीमा। तो चलिए हम परिभाषा लिख करके बताते हैं। लिखेंगे क्या? वस्तुओं या बिंदुओं के बीच, यदि वस्तुओं या बिंदुओं के बीच की, यदि वस्तुओं या बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी उनका स्पष्ट अवलोकन किया जा सकता है। कहेंगे क्या? जिससे वस्तुओं या बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, जिससे उनका स्पष्ट, वस्तुओं या बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जिससे उनका स्पष्ट अवलोकन किया जा सके, जिससे उनका स्पष्ट अवलोकन का मतलब होता है देखना, अवलोकन किया जा सके, उनका स्पष्ट अवलोकन किया जा सके, उस दूरी का उस प्रकाशिक उपकरण की, उस प्रकाशिक उपकरण की विभेदन सीमा कहते हैं। विभेदन सीमा कहते हैं। विभेदन सीमा किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु, ध्यान से समझिएगा, वस्तुओं या बिंदुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी, वस्तुओं या बिंदुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिनका स्पष्ट अवलोकन किया जा सके, जिससे उनका स्पष्ट अवलोकन किया जा सके,
उस दूरी को उस प्रकाशिक उपकरण की विभेदन सीमा कहते हैं। जैसे हर प्रकाशिक यंत्र की अलग अलग विभेदन सीमा होती है। जैसे हम लोग का जो सीमा है न्यूनतम कि हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को देख सकते हैं, और वही जब एज होता है तो वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर भी उस वस्तु को हम ध्यान से नहीं देख पाते हैं। ठीक इसी तरह से बहुत सारे प्रकाशिक उपकरण हैं, उनकी सीमाएं अलग अलग हैं, जो बहुत दूर तक किसी वस्तु को ध्यान मतलब देख सकती हैं, और बहुत जो होती है नजदीक तक की भी नहीं देख सकती हैं। तो वो दूरी, वह न्यूनतम दूरी जो किसी वस्तु को साफ साफ देख सके, उस न्यूनतम दूरी को ही उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा कहते हैं। चलिए एक हम आपको बता रहे हैं, नोट को याद रखिएगा। विभेदन सीमा के प्रतिलोम को विभेदन क्षमता कहते हैं। नोट याद रखिएगा, विभेदन सीमा के प्रतिलोम को विभेदन सीमा के प्रतिलोम को विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन क्षमता कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, विभेदन सीमा के प्रतिलोम को क्या कहेंगे? विभेदन क्षमता कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता बराबर 1/1 विभेदन सीमा। क्या करेंगे? विभेदन सीमा 1/में विभेदन सीमा, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं d बाई 1.22 लेमडा, जहां d जो होता है अदृश्यक का मुख्य व्यास है। अदृश्यक का मुख्य व्यास ये स्मॉल d है। ध्यान से समझिएगा, ये सिंपल आप याद रखिएगा कि जो विभेदन सीमा होता है उस विभेदन सीमा के प्रतिलोम को ही विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन सीमा के प्रतिलोम को ही क्या कहते हैं? विभेदन क्षमता कहते हैं। अर्थात विभेदन क्षमता बराबर d बाई 1.22 लेमडा कहेंगे। ये d बाई 1.22 लेमडा क्या है? d तो आप जानते होंगे, ये प्रकाशिक उपकरण की जो व्यास होता है उस व्यास को ही हम d से डिनोट करते हैं, डायमीटर। और लेमडा तो आप जानते ही हैं, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यानी कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। तो इस तरह से ये हो गया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और नोट बताएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि किसी प्रकाशिक उपकरण का जो सूत्र होगा विभेदन क्षमता निकालने का, विभेदन सीमा निकालने का, उस हम लोग सूत्र को भी निकालेंगे। तो चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम इसको मिटा करके अब एक और जो नोट है उस नोट को आपको बताएंगे। उसके बाद हम लोग एक थ्योरी पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल थ्योरी है कि किसी भी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा का जो फॉर्मूला होगा, जो सूत्र होगा, उसकी हम लोग स्थापित करेंगे मान कि उसका मान क्या होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए। बहुत सारे बच्चे बीच में आ जाते हैं, लेट से आते हैं, तो आप लोग टाइम से आइए और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि बीच में आ जाते हैं तो इस वीडियो को पुनः आप क्या करिए प्ले करके देखिए। चलिए हम सेकेंड नोट की बात करते हैं। लेंस का द्वारक जितना बड़ा होगा, लेंस का द्वारक जितना बड़ा होगा, लेंस का द्वारक जितना बड़ा होगा, दूरदर्शन की विभेदन सीमा, दूरदर्शी की विभेदन सीमा,
लेंस का द्वारक जितना बड़ा होगा, दूरदर्शी की विभेदन सीमा उतना ही कम होगा। विभेदन सीमा उतना ही कम होगी, उतना ही कम होगी, अर्थात उसकी विभेदन क्षमता उतना ही अधिक होगा, अर्थात उसकी विभेदन क्षमता उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। ध्यान से समझिएगा, अभी हम लोग पढ़े क्या है, विभेदन क्षमता। क्योंकि विभेदन क्षमता बराबर हम लोग पढ़े हैं, विभेदन क्षमता बराबर हम लोग पढ़े हैं डी बाई 1.22 लेमडा। अभी हम आपको ये चीज बताए हैं कि विभेदन क्षमता इज इक्वल टू डी बाई 1.22 लेमडा। ये बताता है कि यदि डी क्या है, डायमीटर ऑफ द लेंस। ये लेंस का डायमीटर जितना बड़ा होगा, देख सकते हैं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। तो लेंस का द्वारक जितना ही बड़ा होगा, उस लेंस की क्षमता उतना ही अधिक होगी, लेकिन उस लेंस की जो सीमा होगी उतना ही कम होगा। क्या होगी? लेंस बड़ा होगा तो उसकी सीमा कम होगी, और जब सीमा कम होगी तो उसका विभेदन क्षमता बहुत अधिक होगा। क्या होगा? विभेदन क्षमता बहुत अधिक होगा। तो चलिए हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता की बात करेंगे, इसका सूत्र की बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। क्या सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र हम लोग जानेंगे। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप करेंगे क्या, किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा उन दो बिंदुवत वस्तुओं के बीच, उन दो बिंदुवत वस्तुओं के बीच, उन दो बिंदुवत वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी से नापी जाती है, किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा उन दो बिंदुवत वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी से नापी जाती है जिनके प्रतिबिंब सूक्ष्मदर्शी के, जिनके प्रतिबिंब जिनके प्रतिबिंब सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा ठीक विभेदित होते हैं, ठीक विभेदित होते हैं। ध्यान से समझिएगा कि किसी भी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है, किसी भी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है,
इसको आप ध्यान से समझिएगा कि किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा उन दो बिंदुवत वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी से नापी जाती है जिनकी प्रतिबिंब सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा ठीक विभेदित होते हैं। हम लिख सकते हैं अतः सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन सीमा सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन सीमा जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा बाय शंकु कोण होता है। क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन सीमा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा बाय शंकु कोण होता है। ये शंकु कोण होता क्या है इसको आप इस तरह से ध्यान से समझिएगा। ये वस्तु है O और इस वस्तु से हम क्या कर रहे हैं, इस ये लेंस है और इसको हम दो भागों में बांट दे रहे हैं। ये दो कोण, एक अल्फा और एक अल्फा बन रहा है। तो इस अभिदृश्यक से कुछ दूरी पर O कोई वस्तु है। इस वस्तु को जब हम देखते हैं, इस वस्तु को विभेदित करते हैं तो इसकी जो विभेदन सीमा होगी वो लेम्डा बाई शंकु कोण के अनुक्रमानुपाती होती है। ये शंकु कोण है अल्फा अल्फा 2 अल्फा, ये पूरा शंकु कोण कितना हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, यदि सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा वस्तु पर बना कितना कोण है, वस्तु पर बना शंकु कोण 2 अल्फा है तो शंकु कोण 2 अल्फा हो तो आप देख सकते हैं इस अभिदृश्यक द्वारा वस्तु पर जो कोण बन रहा है वो अल्फा अल्फा, ये 2 अल्फा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा बाई शंकु कोण लिख सकते हैं 2 अल्फा। क्या लिखेंगे, शंकु कोण की जगह पर 2 अल्फा, चूंकि अल्फा बहुत छोटा है, अल्फा बहुत छोटा है, चूंकि अल्फा क्या है बहुत छोटा है, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू हम क्या करेंगे साइन अल्फा। यानी कि जब कोण बहुत छोटा होता है तो उसको हम जया से तुलना करते हैं, जया लगा देते हैं, मतलब अल्फा इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं जया यानी कि साइन को हम कर लेते हैं। तो हम इस तरह से क्या लिखेंगे, अतः विभेदन सीमा बराबर क्या लिखेंगे। अब देखिए ये जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है और उस नियतांक का जो मान होता है 1.22 होता है और ये लेम्डा, और 2 अल्फा के जगह पर हम करते हैं 2 साइन अल्फा। तो इस तरह से आप याद फॉर्मूला रखिएगा, किसी भी सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन सीमा होती है वो 1.22 लेम्डा बाई 2 साइन अल्फा होती है। तो चलिए आप इसे क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा और है इस वीडियो में जो टॉपिक उसको हम पढ़ा करेंगे, खत्म करेंगे। ये विभेदन सीमा निकाले हैं, इसके बाद हम लोग विभेदन क्षमता यानी कि इस ये सूक्ष्मदर्शी की हम लोग विभेदन क्षमता ज्ञात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता होती है वो विभेदन सीमा के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो चलिए हम लोग विभेदन क्षमता निकालने से पहले इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे इसकी विभेदनशील क्षमता। तो विभेदन क्षमता बात करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि यदि यह वस्तु अभी तो हवा में है, वस्तु किस मीडियम में है, एयर मीडियम में है, अगर यह कोई ऐसा मीडियम हो जहां पर इसका कुछ ना कुछ अपवर्तनांक हो, तो उस कंडीशन में हमारी विभेदन सीमा क्या होगी? यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो यदि इसका अगर कोई अन्य माध्यम हो, तो उस अन्य माध्यम में हम अगर उसका अपवर्तनांक कुछ ले लेते हैं, तो उसकी विभेदन सीमा क्या होगी? मान लेते हैं यदि वस्तु तथा विदृश्य के बीच, यदि वस्तु तथा अभिदृश्य के बीच, यदि वस्तु तथा अभिदृश्य के बीच वायु न होकर अपवर्तनांक n अपवर्तनांक वायु न होकर क्या हो? n अपवर्तनांक का प्रकाशिक माध्यम हो, n अपवर्तनांक का प्रकाशिक माध्यम हो, तब हम लिख सकते हैं क्या? विभेदन सीमा। क्या लिखेंगे? विभेदन सीमा इज इक्वल टू लिखेंगे, ये हो जाएगा 1.22 लेमडा बाई 2n साइन अल्फा। ये देखिए n जो है यह किसी प्रकाशिक माध्यम का अपवर्तनांक है। सपोज दैट अभी वायु में था कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उस कंडीशन में हमारा विभेदन सीमा ये हो गया। यदि यही कोई ऐसा माध्यम हो जिसका कुछ ना कुछ अपवर्तनांक हो, तो उस कंडीशन में विभेदन सीमा 1.22 लेमडा बाई 2n साइन अल्फा हो जाएगा। अब यदि इसकी विभेदन क्षमता ज्ञात करेंगे तो इसको पलट देंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं विभेदन क्षमता इज इक्वल टू 1 बाई विभेदन सीमा। तो हम लिखेंगे क्या? विभेदन क्षमता, इसलिए विभेदन क्षमता बराबर, इसको लिखेंगे 2n साइन अल्फा बाई 1.22 लेमडा। इसको आप लोग याद रखे रहिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि विभेदन सीमा किसे कहते हैं, विभेदन क्षमता किसे कहते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अति सूक्ष्म, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अति सूक्ष्म, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अति सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए, अति सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए, अति सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए किया जाता है, देखने के लिए किया जाता है, किया जाता है। यह साधारण प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की, यह साधारण प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की तुलना में
4000 साधारण प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी की तुलना में लगभग 4000 गुना अधिक विभेदन कर सकता है। लिख सकते हैं लगभग 4000 गुना अधिक विभेदन कर सकता है। अधिक विभेदन कर सकता है। ध्यान से समझिएगा, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होते हैं, ये इतने मीन्स ऐसे यंत्र होते हैं जो अति सूक्ष्म वस्तुओं को बहुत बारीकी से विभेद कर सकता है। जैसे अभी हथेली पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमें ये दिखाई नहीं देगा कि इसपे जो बैक्टीरिया है वो कैसा है, कितनी बैक्टीरिया है। यदि ऐसे बैक्टीरिया को देखने के लिए हम जो यंत्र यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें क्या होता है कि हम अपने जो हाथ पे हम देखते हैं इसको, तो उसमें सूक्ष्मदर्शी से इसमें बहुत सारे मीन्स बैक्टीरिया दिखाई देगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अपने दोनों हाथ को बढ़िया से साबुन से मीन्स इसको बार बार हथेली को हाथ धोइए, और हर खाने से पहले या हर वस्तु जो आप टच करते हैं उसके बाद आप इसको बढ़िया से हाथ धोइए। ये क्यों कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि हमारे हाथों में बहुत सारे बैक्टीरिया होती हैं, हमें अपनी आंखों से तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर ध्यान से देखते हैं तो ये दिखाई देगी। इसीलिए आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई भी खाद्य पदार्थ यदि आप खाते हैं या कोई टच करते हैं तो उसको टच करने से पहले उसको अपने हाथों को बढ़िया से साबुन से 2-4-5 मिनट बढ़िया ढंग से उसको धो लीजिए, तब खाने की कोशिश करना चाहिए। नहीं तो वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाएगी और हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो इस तरह से इसको बचने के लिए हमें हाथ को बार बार सफाई करना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो साधारण सूक्ष्मदर्शी की तुलना में लगभग 4000 गुना वो अधिक विभेद कर सकती है। तो इस तरह से हमारा सूक्ष्मदर्शी हो गया, किसी भी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता हो गया और विभेदन सीमा हो गया। तो 2 नोट बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नोट नंबर फर्स्ट, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश कौन से तरंगे होती है। तो याद रखिएगा, प्रकाश जो होता है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। याद रखिएगा, प्रकाश तरंगे कौन सी होती है? अनुप्रस्थ होती है। दूसरा लिखिएगा फ्रेनल दूरी, जिसे हम लोग फ्रेजनेल डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि जब वस्तु के प्रकाश के विवर्तन, जब वस्तु के प्रकाश के विवर्तन, जब वस्तु के प्रकाश के विवर्तन के कारण सीधी रेखा में, प्रकाश के विवर्तन के कारण सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, विवर्तन के कारण सीधी रेखा में गमन से पहले मुड़ जाती है, गमन से पहले मुड़ जाती है, गमन से पहले मुड़ जाती है, तब उसकी न्यूनतम दूरी को, तब उसकी न्यूनतम दूरी को, तब उसकी न्यूनतम दूरी को फ्रेनेल दूरी कहते हैं।
फ्रेनेल दूरी कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ZF इज इक्वल टू ZF इज इक्वल टू, आप इसको याद रखिएगा, ए स्क्वायर बाई लेमडा। ये ZF इज इक्वल टू क्या करेंगे, ए स्क्वायर बाई लेमडा। ए स्क्वायर, ए जो है वो किसी भी अवरोधक का वो ऊंचाई है, दूरी है, ऊंचाई है, और लेमडा जो है प्रकाश का वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है। ZF का मतलब फ्रेस्नेल, ये आपका डिस्टेंस है, फ्रेस्नेल डिस्टेंस। तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस होता क्या है, जब कोई प्रकाश चलती है और चलने के बाद किसी अवरोधक के पास आती है, तो अवरोधक से मुड़ने से पहले जो अवरोधक और प्रकाश के स्रोत के बीच की जो दूरी होती है, अवरोधक और प्रकाश के बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी को ही फ्रेनेल दूरी, फ्रेस्नेल और डिस्टेंस कह देते हैं। तो चलिए, इस तरह से ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो इसको आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पे हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो ये टॉपिक उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो इस टॉपिक मीन्स इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग इसी तरह से नए नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।